दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री और उसमें पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। जैसा कि दोस्तों इसके पहले भी एक पार्ट 1 की वीडियो गई हुई है इस लेसन की, जिसमें हम लोग सोल्यूशन क्या होता है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किए हैं। वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन भी सोल्यूशन के ही भाग हैं। तो कोलाइडी विलयन क्या होता है उनके बारे में भी पढ़े हैं। वो दो घटकों से मिलकर बना होता है, जैसा कि आप जानते हैं, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम। उनको भी अच्छे से समझने की कोशिश किए हैं पार्ट 1 वीडियो में, ठीक है। और अगला है वास्तविक विलयन। तो वास्तविक विलयन में दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। उनको भी अच्छे से समझने की कोशिश किए थे और जो बचा खुचा रहेगा आज समझेंगे और समझ में आएगा, ठीक है। और देखिए निलंबन क्या होता है। निलंबन में जो कण घुले होते हैं या उपस्थित होते हैं उनके कणों की साइज क्या होती है। वास्तविक विलयन के कणों की साइज क्या होती है। कोलाइडी विलयन के कणों की साइज क्या होती है। डिफरेंट तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या होते हैं, उन सभी को हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए पहली वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए आज की बात है दोस्तों, आज पार्ट 2 वीडियो हम लोग पढ़ेंगे विलयन की, और उसमें पार्ट 2 के अंदर हम लोग समझेंगे विलयन की सांद्रता क्या होती है और विलयन की सांद्रता को किन किन मात्रकों में या किन किन राशियों में बदल सकते हैं, हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि विलयन की सांद्रता को कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसा कि देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, भार प्रतिशतता। उसके बाद मोलरता पढ़ते हैं जिनको मोलरिटी कहते हैं। उसके बाद थोड़ा मोललता को समझेंगे जिसको मोललिटी कहते हैं और स्मॉल यम से दिखाते हैं, हालांकि इसको कैपिटल यम से दिखाते हैं। उसके बाद समझेंगे मोल प्रभाज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। और उसके बाद समझेंगे नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलिटी बोलते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों आगे भी है, जैसे कि आयतन प्रतिशतता होता है, पीपीएम में सांद्रता होता है, उनको भी समझेंगे। लेकिन आज थोड़ा टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी चीज़ें समझ में ला लेंगे, ठीक है, मतलब कि समझ लेंगे। आगे देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। दोस्तों हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, वीडियो लंबी होगी तो फिर इसमें का कुछ मैटर आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान इसको भी रखना है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखिए सबसे पहले सांद्रता क्या होती है, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं विलयन क्या होता है। विलयन क्या होता है, देखिए सॉल्यूशन, विलयन मतलब सॉल्यूशन। ये दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी, समअंगी, ठीक है, समअंगी। इसका मतलब हो गया मिश्रण, मतलब हो गया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले हों, ठीक है, बिना किसी अनुपात के। अगर अनुपात में मिलेंगे, निश्चित अनुपात में दो पदार्थों को मिलाया जाएगा तो यौगिक हो जाएगा। लेकिन मिश्रण का मतलब है दो या दो से अधिक पदार्थों को बिना किसी अनुपात में मिला दीजिए। लेकिन शर्त है कि मिलने के बाद अगर वो समांगी होगा, समअंगी, अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो समअंगी होगा। सम मतलब बराबर हो, अंग मतलब भाग, मतलब जिस मिश्रण के सभी भाग एक जैसे होते हैं उसको समांगी मिश्रण कहेंगे। और उसी समांगी मिश्रण को हम विलयन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे इस समांगी मिश्रण का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो जल एवं शर्करा का मिश्रण, जल एवं शर्करा का मिश्रण क्या हो जाएगा, समांगी होगा। और समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहेंगे। अब इस जल और शर्करा में दोनों में जो अधिक मात्रा में रहेगा उसको हम लोग कहेंगे विलायक। क्या कहेंगे, विलायक। और जो कम मात्रा में रहेगा उसे हम लोग कहेंगे विलेय, यानी कि सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। और जो अधिक मात्रा में रहेगा उसे सॉल्वेंट बोलेंगे। इतना आपको समझ में आ गया था पिछली वीडियो में, ठीक है। अब देखिए जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा उसको विलायक कहेंगे, जो कम मात्रा में रहेगा उसको विलेय या सॉल्यूट कहेंगे। लेकिन अब देखिए विलायक जैसे 500 ml हो गया, 500 ml हो गया, ठीक है। और इसमें विलेय कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया या 50 ग्राम हो गया, ठीक है, 50 ग्राम हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 50 ग्राम और ये 500 ml। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए विलायक जो होता है वो लीटर मतलब पानी जैसा होता है, लिक्विड में होता है, इसलिए उसको किस में नापा जाता है, मिलीलीटर, लीटर में, ठीक है। और ये क्या होता है, ये द्रव्य होता है, मतलब ठोस होता है, तो इसको हम लोग क्या नापते हैं, किस में नापते हैं, ग्राम में या किलोग्राम में, ठीक है। मोल में भी नापते हैं। ये एक तरह से क्या है, ये विलेय पदार्थ की मात्रा है, विलेय पदार्थ की मात्रा है। और विलेय पदार्थ की मात्रा को हम लोग किस में नापेंगे, किस में नापेंगे, ग्राम में नापेंगे, कभी मोल में नापेंगे, कभी ग्राम तुल्यांक प्रति मोल में नापेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अगर ये 500 ml विलायक है, 50 ग्राम विलेय है, ठीक है,
तो जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा उसे ही विलायक कहेंगे, ठीक है। मतलब ये 500 ml विलायक और 50 ग्राम चीनी या 50 ग्राम विलय को मिला करके जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। और यही विलयन वास्तव में विलयन होता है, जिसको वास्तविक विलयन कहते हैं। अगर इनके अलावा ये चीनी पानी है, ये चीनी है, ये पानी है, चीनी पानी का मिश्रण है, तो इसको हम वास्तविक विलयन कहेंगे। अगर यही आटा पानी का हो जाए, स्टार्च और पानी का हो जाए, ब्लड प्लाज्मा और पानी का हो जाए, प्रोटीन और जल का हो जाए, तब वह कोलाइडी विलयन हो जाएगा, तब उसे वास्तविक विलयन नहीं कहेंगे। अगर वही रेत और जल का मिश्रण हो जाए तब हम उसे नीलंबन कहेंगे, तब उसे वास्तविक विलयन या कोलाइडी विलयन नहीं कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता में आपको देखना है विलायक कितना है, विलेय कितना है। किसी भी विलयन में उपस्थित विलायक में विलेय की जो मात्रा होती है ना, उसी को हम लोग सांद्रता कहते हैं। नहीं समझ में आया छोड़ दीजिए। जैसे देखिए सांद्रता का मतलब हो गया कि किसी विलयन में, ये मान लीजिए पूरा विलयन है, सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन कितना है, 500 ml है। तो अगर ये सॉल्यूशन है 500 ml, तो इसमें कोई न कोई विलेय घुला रहेगा, इसी विलेय की मात्रा को ही क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। इसी विलेय की मात्रा को हम लोग सांद्रता कहेंगे। मतलब परिभाषा कैसे हो जाएगी, कैसे देंगे इसकी परिभाषा, कहेंगे किसी विलयन के एकांक आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा को ही उसकी सांद्रता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, कभी कभी इसको लीटर में बोलते हैं, ठीक है। लीटर में अगर इसको बोल दिया जाए और इसको मोल में बोलेंगे, विलेय को अगर मोल में बोला जाए, ठीक है, और इसको पूरे विलयन को किस में बोला जाए, लीटर में, ठीक है, तब क्या होगा, तब इसकी सांद्रता को मोलरता में बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर विलेय को ग्राम में बोलें और इसको लीटर में बोलें, तब इसको कहेंगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। बढ़ा देते हैं 1 पॉइंट और, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। याद रखिएगा, पूरे विलयन में विलेय का कितना ग्राम घुला है, अगर ये चीज़ बताएंगे कितना ग्राम घुला है किसका, विलेय का, तो इसे हम कहते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अगर पूरे विलयन के 1 लीटर में विलेय का मोल घुला है, जैसे कहा जाए 20 मोल चीनी घुली है पानी में, 1 लीटर पानी में, अगर कहा जाए 50 मोल चीनी घुली है 2 लीटर पानी में, तो इस तरह अगर विलेय का मोल घुलेगा पूरे विलयन में, तब हम उसे कहेंगे मोल प्रति लीटर, और उसी मोल प्रति लीटर को मोलरता कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। भार प्रतिशतता है ना, ये भार प्रतिशत थोड़ा सा अलग है, नहीं तो हम बता देते ग्राम प्रति लीटर क्या होती है, भार प्रतिशतता क्या होती है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, इसको बाद में बात करेंगे। अगर विलेय का मोल घुला है 1 लीटर विलयन में, तब हम इसे क्या कहेंगे, मोल प्रति लीटर में सांद्रता, या उसी मोल प्रति लीटर में सांद्रता का दूसरा नाम है मोलरता, और इसको कैपिटल यम से दिखाया जाता है। कहीं पर अगर लिखा है 5 यम, इसका मतलब आप समझ जाएंगे इस लेसन में, जब न्यूमेरिकल आएगा ना, जब आप न्यूमेरिकल पाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब वहाँ पे 5 एम का मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, ठीक है। अगर कहीं किसी सॉल्यूशन के आगे 5 एम लिखा है, इसका मतलब इस सॉल्यूशन की, इस विलयन की मोलरता कितनी है, 5 है। अगर केवल यम लिखा है, इसका मतलब उस विलयन की मोलरता 1 है, ठीक है, इस तरह से। और अब देखिए आगे सांद्रता में आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए 1 लीटर विलयन में विलेय के मोल घुले हैं, तब उसे कहेंगे मोलरता। और अगर इस विलयन को ग्राम में व्यक्त किया जाए, जैसे कहा जाए 500 ग्राम विलयन में या 1 किलोग्राम विलयन में विलेय का इतना मोल घुला है, 10-20 मोल घुला है, किसमें, जब इसको भी ग्राम में बताया जाए या किलोग्राम में बताया जाए और इसको मोल में बताया जाए, तब होती है मोल प्रति किलोग्राम में सांद्रता। याद रखिएगा, बहुत बड़ी चीज़ है। जब विलयन को भी ग्राम या किलोग्राम में बोला जाए और उसमें जो विलेय घुला है उसको मोल में लिया जाए, तब इसे हम कहते हैं मोल प्रति किलोग्राम में सांद्रता, और इसी का दूसरा नाम है मोललता, और इसको स्मॉल यम से दिखाया जाता है। अगर किसी विलयन के आगे 2 स्मॉल यम लिखा है, इसका मतलब उसकी मोललता कितनी है, 2 है। केवल यम लिखा जाए, कोई गिनती ना लिखा जाए, तब वहाँ पे 1 समझेंगे, मतलब उस विलयन की मोललता 1 है। याद रखिए, आगे बढ़िए। अगर कहा जाए बताने का तरीका होता है, क्या होता है देखिए,
अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई विलयन है, पूरा विलयन है, ठीक है, उसको कितना लिया गया है, 1 लीटर लिया गया है। यहाँ पर पूरा विलयन कितना लीटर है, 1 लीटर है, और उसमें जो विलय घुला है, कितना विलय घुला है, उसको ग्राम प्रति तुल्यांक में बताया जाए, ग्राम प्रति तुल्यांक में बताया जाए। मतलब 1 लीटर विलयन में अगर 1 ग्राम तुल्यांक विलय घुला है, अगर इस विलय को ग्राम प्रति तुल्यांक में बताया जाए, तब क्या होगा, तब इसकी सांद्रता क्या होगी, नॉर्मलता होगी। क्या होगी दोस्तों, नॉर्मलता, या इसी को कहते हैं ग्राम प्रति तुल्यांक प्रति लीटर में सांद्रता, या ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में सांद्रता बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई होगी। फिर से सुन लीजिए कि अगर किसी विलयन के 1 लीटर में विलय का इतना ग्राम तुल्यांक घुला है, 10 ग्राम तुल्यांक घुला है, 20 ग्राम तुल्यांक घुला है, तब इसकी सांद्रता को हम लोग बोलेंगे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में सांद्रता, यानी कि नॉर्मलता। अब बचता है मोल प्रभाज, भार प्रतिशतता। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको सीखना है कि मोल क्या होता है। जब मोल समझ जाएंगे तब आपको मोल प्रभाज समझ में आएगा। लेकिन एक चीज़ और है, भार प्रतिशतता आप समझ सकते हैं आसानी से। जैसे देखिए, अगर कहा जाए कि यहाँ पर जो विलयन है ना, यहाँ पर जो विलयन है वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम, ठीक है, पूरा जो विलयन है वो 100 ग्राम है, और इसमें जो विलय घुला है, चाहे चीनी हो चाहे नमक हो, जो भी विलय घुला है वो 50 ग्राम है, ठीक है। तब इसका भार प्रतिशतता कितना होगा, तब आपको एक फार्मूला मिलेगा यहाँ पे, भार प्रतिशतता मतलब कहेंगे वेट परसेंटेज बराबर विलय का भार अपान विलयन का भार गुणे 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विलय का भार कितना है, जैसे मान लीजिए विलय है 50 ग्राम, पूरा विलयन है 100 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 50 ग्राम विलय का हो गया, अब विलयन का 100 हो गया, गुणे 100 बराबर ये 50 दूना 100, ये अब देखिए ये आपका आ जाएगा 50%, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि किसी विलयन के 100 ग्राम में 50 ग्राम विलय घुला हुआ है, तो विलयन की सांद्रता भार प्रतिशतता में बताइए, तब आप बोल देंगे सीधे सीधे 50% का विलयन है, ठीक है, 50% का विलयन है। अगर आपको उसी तरह से अगर कहीं बता दिया कि 20% भारानुसार, कहीं लिख देता है 20% भारानुसार, ऐसे भारानुसार को क्या लिखता है, ब्रैकेट में लिखता है। पूरे विलयन वाले चैप्टर में अगर कहीं आपको 20%, 50%, 80% और उसके बाद लिख दिया भारानुसार, इसका मतलब आप समझेंगे कि जो 20 है वो विलय है, क्या है, विलय है, और बाकी ये परसेंटेज का मतलब होता है 100, परसेंटेज का मतलब होता है 100, और ये 100 भाग किसका है, विलयन का है, ठीक है, सॉल्यूशन का है, और ये 20 भाग किसका है, विलय का, सॉल्यूट का है। और 100 में से अगर 20 विलय हो गया तो बचा कितना, 80 किसका हो गया, विलायक का हो गया। ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको आप समझ गए तो न्यूमेरिकल सब आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। आगे देखिए, ये हो गया भार प्रतिशतता, और बाकी विलय का अगर मोल घुलेगा, लीटर में विलयन रहेगा, तब उसे हम कहेंगे मोलरता। अगर विलय का मोल घुलेगा लेकिन विलयन को किलोग्राम या ग्राम में दिया जाएगा, तब वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, मोललता। और अगर विलय का ग्राम तुल्यांक घुलेगा, ठीक है, लेकिन विलयन लीटर में रहेगा, तब हम उसे कहेंगे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या नॉर्मलता बोलेंगे। अब बच गया आपका मोल प्रभाज। मोल प्रभाज के लिए आपको मोल की संख्या कैसे निकालते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए थोड़ा मोल की संख्या कैसे निकाला जाता है इसको समझते हैं, क्योंकि अगर मोलों की संख्या आपको निकालने आ जाएगा तो आपका देखिए मोलरता और नॉर्मलता और मोल प्रभाज सब क्लियर हो जाएंगे बड़े ही आसान तरीके से। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मोलों की संख्या ज्ञात करना। चलिए मैं भी आपको बेसिक तरीके से पूरी मेहनत के साथ आपको सिखाऊंगा मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है। देखिए दोस्तों, मोलों की संख्या को सबसे पहले यन से दिखाया जाता है, स्मॉल यन से, ठीक है। और जिसके मोलों की संख्या निकालना है ना, उसका भार रखना है, समझिएगा भार, और उसी का अणु भार रखना है, ठीक है। अणु भार क्या होता है अभी बताऊंगा। भार हमेशा आप जानते हैं भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है,
ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं ग्राम में। ठीक है, भार किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। ये आपका फार्मूला हो गया, सबसे सिंपल चीज़ है। देखिए मोलों की संख्या आपको मिल जाएगी, कब मिल जाएगी, जब आप भार रख दें किसी भी पदार्थ का और उसी पदार्थ का अणुभार रख दें। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा गया 60 ग्राम एसिटिक अम्ल, ये लिख लीजिएगा फार्मूला, एसिटिक अम्ल का फार्मूला है 60 ग्राम एसिटिक अम्ल को 600 ग्राम जल में घोला गया या 600 ml जल में घोला गया, जल में घोला गया। ठीक है, अब देखिए एसिटिक अम्ल का या एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया गया आपसे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मोलरता भी पूछा जा सकता है, लेकिन चूंकि आप अभी मोलों की संख्या आप जानते ही नहीं है, तो मोलरता आप कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है हमको क्या निकालने का है, मोलों की संख्या कैसे होगी, कैसे निकलेगी। तो यहाँ देखिए मोलों की संख्या n बराबर, मोलों की संख्या को n से दिखाते हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ का भार ग्राम में जो दिया गया होगा उसको बटे नीचे अणुभार रख देंगे। तो सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन करेंगे या आंसर करेंगे तो लिखेंगे एसिटिक अम्ल का भार, मतलब CH3COOH का भार जो कि ग्राम में दिया रहेगा। कितना ग्राम है, 60 ग्राम। यह कितना ग्राम है, 60 ग्राम है। ये आपका 60 हो गया ग्राम में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब CH3COOH का अणुभार। अब दोस्तों देखिए आपकी किताबों में इसको कैपिटल एम से लिखा होगा, लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पे कैपिटल एम लिख दें तब आपको इस कैपिटल एम और इस स्मॉल एम में कन्फ्यूजन होने लगेगा, इसीलिए हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, ये अणुभार कहाँ दिया है, कैसे खोज के लाएंगे, कहाँ से लाएंगे अणुभार, तो ये अणुभार आपको खुद निकालना है। पूरे इस सॉल्यूशन वाले लेसन में जिसका भी अणुभार की बात होगी, देखिए अणुभार को कहीं कहीं आणविक द्रव्यमान भी लिखा है। ठीक है, या मोलर मास भी लिखा होगा तो आप हिचकेंगे नहीं, या मोलर द्रव्यमान भी लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, सारी बातें एक हैं। तो अणुभार कैसे निकालेंगे वो आपको मालूम रहना चाहिए। देखिए अणुभार बहुत ही आसान तरीके से निकलता है। इसका मतलब क्या है, अणुभार कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए इसमें कौन कितनी बार है, कार्बन कितनी बार है, एक बार है, एक कार्बन। इसमें हाइड्रोजन कितनी बार है, 3 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, मतलब 4 बार हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन का परमाणु भार निकालेंगे। ठीक है, कार्बन कितनी बार है, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 2 बार है, तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे C हो गया, H हो गया और ये 2 ऑक्सीजन बच गया। ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, एक कार्बन का परमाणु भार आपको बताया गया होगा कक्षा 9 में, याद रखिए, फिर से बता दे रहा हूँ। एक कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका डबल लगभग उसका परमाणु भार होता है। तो एक कार्बन का परमाणु भार होता है 12, याद रखिएगा। अगर आपको अब तक नहीं मालूम है तो अब आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा मिल सकता है। ठीक है, तो एक कार्बन का होता है 12, तो कुल 2 कार्बन हैं इसमें, एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 कार्बन का परमाणु भार मिलाएंगे तो आ जाएगा 24। ठीक है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार हमेशा एक ही होता है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो चारों हाइड्रोजन का परमाणु भार 4 आ जाएगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और परमाणु भार होता है 16, तो 2 हाइड्रोजन है तो दोनों ऑक्सीजन का अणुभार जोड़ेंगे या परमाणु भार जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, अगर इन सभी को हम लोग मिला दें तब इस पूरे का आ जाएगा अणुभार। मतलब देखिए 24 4 28, 28 2 30 और 30 60, मतलब इसका 60 आ जाएगा क्या, अणुभार। और अणुभार का मात्रक नहीं होता दोस्तों, बहुत पहले डाल्टन लिखा जाता था, डाल्टन, तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डाल्टन। ठीक है, तो इस तरह से कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, कहीं कहीं नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, सीधे लिखिए 60। भार कितना आ गया, 60। अणुभार निकाले हैं तो कितना आ गया, 60। भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार कर देंगे तो आ जाएगा मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को दिखाते हैं स्मॉल एम से, तो यहाँ पे पूरा भी लिख सकते हैं और स्मॉल एन भी करके लिख सकते हैं। मोलों की संख्या n बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार मतलब 60 बटे 60, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 क्या आएगा, मोल आएगा, मोल आएगा।
मतलब इसमें 60 ग्राम एसिटिक अम्ल को 600 ml जल में घोला गया है। कोई बात नहीं है, 600 ml आपको जल मिल गया, मतलब विलायक मिल गया, और उसमें एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मोलों की संख्या कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब कि 600 ml जल में कितने मोल घुले हैं? एसिटिक अम्ल के 1 मोल। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? इसी तरह से निकालेंगे। आगे आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 180 ग्राम ग्लूकोज के मोलों की संख्या बताइए, अब दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे भी, मतलब यहाँ पे नाम बता दिया जाएगा लेकिन फार्मूला नहीं बताया जाएगा। तब आप क्या करेंगे? आपको फार्मूला पहले से आना चाहिए। तो ग्लूकोज का फार्मूला देखिए होता है C6H12O6। ठीक है, भार तो दे दिया, भार दे दिया कितना? 180 ग्राम। ठीक है, किसका है? ग्लूकोज का। अणु भार नहीं मालूम है, तो अणु भार कैसे निकालेंगे भाई? आपको मालूम है, मैं बताया तरीका, या इसका फार्मूला देखेंगे। इसके फार्मूले में जो जितनी बार रहेगा उसका परमाणु भार उतनी बार जोड़ेंगे। मतलब ग्लूकोज मतलब हो गया C6H12O6। कार्बन कितनी बार है? 6 बार। एक कार्बन का अभी बताया कितना होता है? 12। तो 12 छक्का 72, मतलब 6 कार्बन का हो गया 72। फिर 12 हाइड्रोजन का कितना होगा उसको भी जोड़िए। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, अभी बताया, तो 12 हाइड्रोजन का 12 हो जाएगा, 12 जोड़ दीजिए। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 ऑक्सीजन का जोड़ना है, तो 16 छक्का 96 जोड़ दीजिए। अब जो भी आएगा वही उसका क्या होगा? अणु भार होगा। मतलब जोड़ दीजिए, 2 2 4 6 10, 10 मतलब 0 हासिल 1, 7 1 8, 8 और 9 कितना हो गया? 17, 17 और 1 हासिल 18, तो हो गया 180। भार भी आ गया 180, अणु भार भी आ गया 180। अब n निकालना है तो भार रखेंगे 180, अणुभार रखेंगे 180, कट जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा? 1। मतलब कि इसमें भी ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितनी आ गई? 1 आ गई। इसका मतलब है कि क्या हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें मोलों की संख्या 1 आएगी? नहीं, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, तब वहाँ पर अलग अलग मोलों की संख्या निकालने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं यहाँ तक हमारी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोलरता को डिटेल से, और मोलरता का फार्मूला क्या होता है, और न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे जिसमें मोलरता पर आधारित प्रश्न होंगे, उनको सॉल्व भी करेंगे। इस वीडियो में क्या हो गया? एक बेसिक नॉलेज इनके बारे में मिल गया आपको। अगली वीडियो में मोलरता की परिभाषा और उस पर क्वेश्चन करेंगे। मोलरता पर क्वेश्चन और उनका फार्मूला भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और मोल प्रभाज को भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों हाँ, एक चीज़ छूट रहा है, मोल प्रभाज क्या होता है, इनको समझेंगे अभी का अभी। अब हम लोग समझते हैं मोल प्रभाज क्या होता है। अगर आपको मोलों की संख्या निकालने आ गया तो मोल प्रभाज भी निकालने आ जाएगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जैसे विलयन में 2 लोग होते हैं, लोग नहीं मतलब घटक होते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। विलयन में 2 लोग होते हैं या 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? सॉल्यूशन बना देते हैं। ठीक है, विलयन। अब देखिए, आप विलयन का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। मोल प्रभाज को ऐसे दिखाते हैं, थोड़ा सा, हाँ ऐसे दिखाते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं विलयन या सॉल्यूशन। और अगर इस तरह कहीं लिखा है तो इसका मतलब पढ़ेंगे विलयन का मोल प्रभाज। ठीक है, अगर इस तरह से कहीं लिखा गया और यहाँ पे लिखा गया क्या? सॉल्यूट, इसका मतलब हो गया विलेय का मोल प्रभाज। सॉल्यूट भी लिख सकते हैं और विलेय भी लिख सकते हैं। और प्लस अगर इस तरह से कर दिए, ठीक है, इस तरह से कर दिए और यहाँ पे लिख दिए सॉल्वेंट, इसका मतलब हो गया, दिख रहा ना? चलिए, इसका मतलब हो गया विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, और किसी भी विलयन के मोल प्रभाज का मान हमेशा 1 आता है। अब यहाँ पर बात आ गई कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो विलयन का मोल प्रभाज आ जाता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि किसी विलयन के मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज के योगफल को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। अगर अब आपसे पूछ दिया कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, मतलब इस तरह करके अगर यहाँ पे कर दिया सॉल्यूट मतलब विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है,
तब आप बोलेंगे कि किसी भी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ध्यान से सुनिए तभी परिभाषा समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और विलेय तथा विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिए। देखिए, विलेय के मोल की संख्या ऊपर भी हो गई, नीचे भी हो गई, विलेय के मोलों की संख्या नीचे भी हो गई, मोलों की संख्या नीचे भी हो गई, और विलायक के भी मोलों की संख्या, दोनों को जोड़ देंगे, विलायक के मोलों, दिख रहा ना भाई, देखिए नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक, चलो कर दो। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या, मतलब हम कह सकते हैं कि विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, यही है। देखिए, विलेय का मोल प्रभाज है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक चीज़ समझिए, दोनों समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, यही है आपका विलेय के मोल प्रभाज की बात है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। ये क्या है, ये अनुपात है, ये अनुपात है। किसका किसका अनुपात है, अनुपात मतलब ऊपर कुछ रहेगा बटे नीचे कुछ रहेगा, मतलब ऊपर अंश बटे नीचे हर। तो यहाँ पे मैथ वाला आंसर नहीं है, इसको अनुपात पढ़ेंगे। किसका किसका अनुपात है, विलेय के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या तथा विलायक के मोलों की संख्या के योगफल का अनुपात। मतलब फिर से समझिए, ओवरऑल फिर से, किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या तथा विलायक के मोलों की संख्या के योगफल के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि अगर इसी तरह से अगर यहाँ पे विलायक के मोल प्रभाज की बात करें, ठीक है, इसी तरह से विलायक के मोल प्रभाजों की बात करें, तो यहाँ पर देखिए जिसका मोल प्रभाज निकालेंगे ना उसके मोलों की संख्या ऊपर रहेगी बटे विलयन में दोनों विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या का योगफल रहेगा नीचे। ठीक है, मतलब विलायक के अगर मोल प्रभाज की बात करेंगे तो यहाँ पे विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, याद रखिएगा। मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा गया विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलायक के कुल मोलों की संख्या और विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या के योगफल के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। आप इन्हें शॉर्टकट में भी दिखा सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया सॉल्यूट, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब हो गया विलेय के मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज का मतलब हो गया यहाँ पे स्मॉल एन लगा दीजिए, स्मॉल एन लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे क्या, देखिए स्मॉल एन और यहाँ लिख देंगे विलेय। इसका मतलब एन मतलब हो गया मोलों की संख्या और विलेय का मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे एन विलेय मतलब विलेय के मोलों की संख्या प्लस एन विलायक। इसका मतलब क्या हो गया, विलायक के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या, दोनों की मोलों की संख्या नीचे हो गई, ऊपर जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या रख देंगे, तो ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, बात समझिए। अब देखिए अगर इसी तरह से यहाँ पे कर दिए विलायक तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एन ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा विलायक। इसका मतलब क्या हो गया, विलायक के मोलों की संख्या बटे एन विलेय मतलब विलेय के मोलों की संख्या प्लस एन विलायक। ये भी आपका फार्मूला हो गया। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से मोल प्रभाज समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल है परिभाषा, इसीलिए पेपर में भी पूछा जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। देखिए इस वीडियो में हम लोग इसका एक बेसिक नॉलेज ले लिए हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मोलरता और उस पर आधारित प्रश्न और उसका फार्मूला भी समझेंगे, उस पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे और मोललता पढ़ेंगे, मोललता का फार्मूला पढ़ेंगे
और अलग अलग तरीके की जो विशेषता होती है मोलरता की या मोलर सॉल्यूशन की, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन की, सेंटी मोलर सॉल्यूशन की, ठीक है, और नॉर्मल सॉल्यूशन की, मोलर सॉल्यूशन की, उन सभी को भी पढ़ेंगे। और नॉर्मलता पर भी आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, ग्राम प्रति लीटर में भी आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और फार्मूला भी पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, ठीक है, पार्ट नंबर 3 में। और इसके पहले भी हमारी पहली वीडियो गई हुई है, पार्ट 1 की वीडियो, उसको भी अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक करके जरूर देखिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट मस्त, आपका दिन शुभ हो।